नमस्कार दोस्तों, वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है राजस्थान सेट और जो नेट की आपकी परीक्षा है जून में होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्ले स्टोर से हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज की जैसे कि हमारी क्लास है रैपिड रिवीजन है, ये आपका पेपर 1 के लिए। पेपर 1 की जो 10th यूनिट है जिसका नाम है हायर एजुकेशन। तो कोशिश करेंगे इसको 25 to 30 मिनट्स के अंदर इसको आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन इसका कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करवाने की इसमें कोशिश करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें एंड तक, बिल्कुल अपनी कॉपी नोटबुक पेन अपना साथ में लेकर बैठे और जो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करते हुए चले। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जो हायर एजुकेशन है ये हमारे जो इंडिया की हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन एक्चुअली हम बोलते किसको है, जो हमारी कॉलेज लाइफ की जो एजुकेशन होती है, बीए, बीएससी, एमएससी है या एलएलबी है, जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं या पीजी कोर्सेज होते हैं वो सारे आपके हायर एजुकेशन के अंदर में आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd ग्रेड पर है। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए एंड सेकंड पोजीशन पर है चाइना एंड देन नंबर आता है हमारे इंडिया का, जो कि 3rd पोजीशन के ऊपर वेरी करता है। अब अगर इसकी एक बार समझे इसको कि जो हमारा हायरार्की है एजुकेशन का इंडिया के अंदर वो किस तरीके से फ्लो होता है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन आती है, इसके बाद में आती है सेकेंडरी एजुकेशन, देन टर्सरी, देन टर्सरी के बाद में जो एजुकेशन है वो 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं हायर एजुकेशन एंड सेकंड वोकेशनल। वोकेशनल एजुकेशन बोल सकते हैं इसको या ट्रेनिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये हमारा रहता है अप टू 5th लेवल तक। जो प्राइमरी लेवल जिसको हम बोलते हैं वो होता है एलिमेंट्री। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी आपका आ जाता है 8th लेवल तक, जिसको मिडिल लेवल बोलते हैं, मिडिल या अप टू 10th तक, 8th 9th 10th। टर्सरी आपका 11th 12th जिसको सीनियर सेकेंडरी भी हम कहते हैं। और उसके बाद में आता है आफ्टर 12th, जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हायर एजुकेशन भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक तो आपकी रहती है जनरल और एक रहती है प्रोफेशनल। जो जनरल है जैसे सिंपल बीए, बीएससी या बीकॉम, और अगर हम बात करें प्रोफेशनल की तो इंजीनियरिंग हो गई जैसे बीटेक, या मेडिकल लाइन हो गई, पीएमटी के लिए अगर जाते हैं, या बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए प्रोफेशनल कोर्सेज। बात करें अगर वोकेशनल कोर्सेज की तो वोकेशनल कोर्सेज भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, ट्रेडिशनल एंड न्यू। जो ट्रेडिशनल, जो पहले से परंपरागत हमारे चले आ रहे हैं, जैसे बच्चा आफ्टर 12th आईटीआई के लिए चला जाता है, पॉलिटेक्निक के लिए चला जाता है, या कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए
किसी कोर्स में एडमिशन लेता है। तो ये सारे हमारे ट्रेडिशनल है। अगर न्यू की बात करते हैं हम, तो जैसे एविएशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या मीडिया, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ये हमारे न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर में आते हैं। तो अब ये तो था इंट्रोडक्शन कि आखिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस किस पार्ट में डिवाइड है। अब आगे चलते हैं। अगर बात करें हम हमारे एजुकेशन की, तो नेट, जेआरएफ और सेट के लिए रिगार्डिंग देखिए, हमारा जो एजुकेशन है मेनली दो पार्ट में, हमारी जो 10th नंबर यूनिट है दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो हम इसको देखेंगे एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक देखेंगे हम इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें एंशिएंट की, तो देखिए एंशिएंट में भी जो हमारी एजुकेशन थी वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक थी वैदिक एजुकेशन, वैदिक के बाद में बुद्धिस्ट, बुद्ध आए, उनसे रिलेटेड एजुकेशन। इनके साथ ही जैन भी आए थे, तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म को हम साथ में कर सकते हैं। इसके बाद में मौर्य पीरियड आया, मौर्य वंश, देन गुप्त वंश जिसको गुप्त पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद में पोस्ट गुप्त पीरियड। तो मेनली जो हमारी एंशिएंट जो एजुकेशन है, जो प्राचीन जो हमारी शिक्षा है, वो इन 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वैदिक से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में बुद्ध आए, उसके बाद में मौर्य आए, फिर गुप्त आते हैं, और फिर गुप्त के बाद का जो काल है उसको हम पोस्ट गुप्त पीरियड बोलते हैं, या इसको हर्ष वंश के नाम से भी जाना जाता है, हर्ष काल के नाम से। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से हम मॉडर्न की बात करें, तो मॉडर्न भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पर इससे पहले हम एक बार पहले एंशिएंट के ऊपर एक बार डिटेल में बात करते हैं। तो जो वैदिक जो एजुकेशन है, इसमें भी जो सोर्सेज, एक नया पेज लेते हैं, यहां बात करते हैं हम वैदिक एजुकेशन। तो जो वैदिक एजुकेशन है, सबसे पहले इसमें आते हैं सोर्सेज कि ये मिली कहां से हमें, वैदिक एजुकेशन स्टार्ट कहां से हुई। तो देखिए वेद, स्मृतिज, दर्शन शास्त्र, पुराण और गीता, या हम रामायण या महाभारत। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसमें जो जो एजुकेशन होती थी उसको हम बोलते हैं वैदिक एजुकेशन। इस काल में होने वाली सारी एजुकेशंस को हम वैदिक पीरियड के अंदर में रखते हैं। अगर बात करें हम वेद की, तो वेद के अंदर भी वेदांग आते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इन्हें, क्योंकि ये जस्ट इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में भी इनका मतलब सेम ही है, और इसके अंदर उपवेद आते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके सोर्सेज। अब अगर बात करें अगर वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में होता क्या था कि 25 साल तक का जो टाइम पीरियड है बच्चे का या किसी भी उस पर्सन का शिक्षा ग्रहण करने का, तो वो टाइम पीरियड था 25 साल का। आफ्टर 25 ईयर्स वो अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करता था। किसमें? वैदिक काल के अंदर 25 साल शिक्षा ग्रहण करने का, और आफ्टर 25
उनको गृहस्थ अपना जीवन वो लोग बिताते थे। इसके बाद में अगर बात करें बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो बुद्धिस्ट में जो मेन जो बुद्धिस्ट एजुकेशन को लेके आए थे वो थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध इनको लेकर आए थे, जिन्होंने अपना सार दिया था कहाँ पर, सारनाथ के अंदर। ये जो था, ये जो काल था, बुद्धिस्ट जो एजुकेशन थी, ये हमारे उपनिषद को नहीं मानती थी। मतलब कि जो हमारी वैदिक जो एजुकेशन थी उसको इन्होंने विखंडन कर दिया, उसको ये नहीं मानते थे। और इसके अंदर बुद्धिस्ट काल के अंदर क्या होती थी, मोनेस्ट्रीज होती थी, आज भी होती है। वही मोनेस्ट्रीज आगे चलकर यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हुई। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। और इस मोनेस्ट्री के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करते थे उनको बोला जाता था मोंक। मोंक के नाम से इनको जाना जाता था। अब ये जो हमने जैसे बात की वैदिक काल के अंदर, वैदिक एजुकेशन के अंदर 25 साल तक की उम्र तक वो एजुकेशन ग्रहण करते थे, उसके बाद में गृहस्थ जीवन बिताते थे। पर अगर बुद्धिस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मोनेस्ट्री के अंदर जो एजुकेशन लेते थे उनका टाइम होल लाइफ के लिए रहता था। ये लोग गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं रखते। जो एक बार मोनेस्ट्री में एजुकेशन लेने के लिए आते हैं उनको साधु बोला, मोंक उनको उपाधि दी जाती है। और इसमें एक चीज आपको याद रखने की है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो बुद्ध के हैं 4 नोबल सच है, ट्रूथ है, जिनको दुख, सामर्थ्य, निरोध और अठांग में ज्ञा। तो ये 4 इनके नोबल ट्रूथ है, इनको आपको याद रखना है। दुख, सामर्थ्य, निरोधा और अष्टांग। और इसमें ही आता है एक इनका 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ के नाम से भी ये अठंग बोला जाता है। अठ मीन्स 8, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके बाद में ये था बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के बाद आप याद रखिए जैनिज्म। मौर्य पीरियड में भी इतनी कोई खास बात नहीं हुई। इसके बाद में 2 पीरियड में आपको याद रखना है। एक तो था गुप्त पीरियड एंड सेकंड पोस्ट गुप्त पीरियड। जो गुप्त पीरियड है, गुप्त पीरियड के अंदर एक चीनी यात्री भारत आए थे जिसका नाम था फाहियान। ये एक बुद्धिस्ट मोंग थे। तो फाहियान, ये पूछा जाता है, फाहियान आप याद रखिएगा किसके काल में आए थे, गुप्त वंश के दौरान। और जो पोस्ट गुप्त पीरियड जिसको हम हर्ष पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इसमें आए थे ह्यून सांग। ह्यून सांग ये कहां पर आए थे, ये हर्ष के काल के अंदर आए थे। और इसी पीरियड के अंदर ये जो पोस्ट गुप्त पीरियड है, इसी पीरियड के अंदर तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना हुई थी। ये जो विश्वविद्यालय है ये इसी पीरियड के अंदर यहां पर स्टार्ट हुए थे। तो इसके बाद में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था एंशिएंट पीरियड का, कि आखिर में इनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये एजुकेशन का, तो 3 ऑब्जेक्टिव ये रखते थे। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज, नंबर 3 प्रमोशन ऑफ
करेक्टर। तो दोस्तों अगर प्राचीन हम शिक्षा की बात करें तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो मोटो था, वो तीन था। एक तो ज्ञान ग्रहण करना, नॉलेज लेना, एक सामाजिक या जो धार्मिक जो कर्तव्य है उनको पूरा करना, और तीसरा जो हमारे चरित्र का निर्माण करना। तो प्रमोशन ऑफ करेक्टर्स भी इनकी ऑब्जेक्टिव के अंदर आता था, और ये इनका एक सिग्निफिकेंट रूल था जो कि था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स अगर आप भगवत गीता में या आप नॉर्मल लाइफ में भी आप सुनते होंगे कि कर्म, सेकंड, कर्म, कि कर्म में जो विश्वास रखते थे वो ये एजुकेशन थी, कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन के नाम से, कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। तो यहां तक था आपका, हमने बात की प्राचीन जो हमारी वैदिक जो एजुकेशन थी उसके बारे में हमने यहाँ तक आपको बताया। अब यहाँ पर अगर थोड़ी सी एक बात और करें, ये तो था लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए एजुकेशन की। अगर हम उस काल में महिलाओं के रिगार्डिंग बात करें तो महिलाएं भी उस टाइम पर एजुकेशन लेती थी, और उस एजुकेशन में उनको दो, अगर वुमेन एजुकेशन की बात करें तो उसको दो पार्ट में बांटा जाता था। एक तो था सद्योवाहस और एक था ब्रह्म वाहिमिनी। तो सद्योवाहस में अगर जब तक कि वुमेन, लड़की की शादी नहीं होती थी तब तक वो क्या करते थे, एजुकेशन लेती थी, तो इसको बोला जाता था सद्योवाहस। और अगर ब्रह्मवाहिनी की बात करें तो इसमें होल लाइफ, कि वो जब तक जीवित है थ्रू लाइफ तब तक वो क्या करती थी, एजुकेशन लेती थी थ्रू लाइफ्स। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पर्सन बनता ही बनता है। और उस टाइम पर टोटल जो सब्जेक्ट्स होते थे, टोटल 12 सब्जेक्ट्स की एजुकेशंस दी जाती थी, जिसमें आपका हिस्ट्री, लॉजिकल या इंटरप्रिटेशन की जो सब्जेक्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग टोटल 12 सब्जेक्ट्स इसके अंदर काउंट होते थे। तो ये तो था एजुकेशन के बारे में कंप्लीट जो प्राचीन वो थी। अब बात करते हैं कि टीचर्स, कि उस टाइम पर जो टीचर्स होते थे और जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट होते थे उनको हम क्या बोलते थे। तो सबसे पहले हम टीचर की बात करते हैं जल्दी जल्दी। टीचर्स मेन जो था, एक तो आचार्य, उस टाइम पर टीचर्स को बोला जाता आचार्य, उपाध्याय, हिंदी में, इंग्लिश में भी सेम ही लिखेंगे इसको, चरक, हिंदी में भी लिख सकते हैं, गुरु या शिक्षक। तो आचार्य किनको बोला जाता था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते थे। जैसे अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो ये क्या है, आचार्य। ये एजुकेशन किसको बोलते थे उस टाइम पर, आचार्य एजुकेशन, आचार्य टीचर उनको बोला जाता था। उपाध्याय उनको बोला जाता था जो पेड कोर्सेज देते थे, उनको बोला जाता था उपाध्याय। चरक वो होते थे जो स्कॉलर्स होते थे, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते थे स्कॉलर्स के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए। जैसे हमने बात की थी, कौन आया था, ह्यून सांग आया था। ह्यून सांग किसके काल में आया था, अभी बात की थी हमने, हर्ष वंश के अंदर ये आया था। तो ये क्या था, एक स्कॉलर था। गुरु की बात करें तो गुरु क्या करते थे, गृहस्थ जीवन के साथ साथ में एजुकेशन देते थे। और शिक्षक वो होते थे जो किसी आर्ट, कोई आर्ट या कोई कला सिखाते थे, आर्ट इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए आप इनको हम उस टाइम पर शिक्षक कहते थे। तो ये था टीचर्स के बारे में। अब अगर बात करें हम उस टाइम पर जो स्कूल्स, जैसे आज के टाइम में स्कूल्स होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, तो उस टाइम पर स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको किस किस नाम से जाना जाता था, ये देखिए। तो एक कैटेगरी थी गुरुकुल, परिषद, गोष्ठी,
आश्रम, विद्यापीठ और मठ्स। तो दोस्तों जो गुरुकुल होते थे ये टीचर का घर होते थे, हाउस ऑफ टीचर्स, जहाँ पर बच्चे सेटल होते थे एजुकेशन लेने के लिए। परिषद बोला जाता था हायर एजुकेशन के लिए, फॉर हायर एजुकेशन, जहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी उसको बोलते थे परिषद, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। जैसे अभी जाते बच्चे कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर परिषद होते थे, और वहाँ पर जो मेनली कंसिस्ट होते थे वो होते थे 3 ब्राह्मण के द्वारा, जो बाद में जिनको चेंज किया गया और इनकी संख्या कितनी की गई, 3 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। गोष्ठी जो होती है, जो किंग होते थे, जो ग्रेट किंग होते थे, वो अलग अलग कंट्रीज से या कंट्रीज़ के अंदर से लोगों को इकट्ठा करते थे और किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस करते थे। तो वो क्या होती थी, गोष्ठी मेनली किसके द्वारा होती थी, किंग के द्वारा, राजा के द्वारा। अगर आश्रम की बात करें तो डिफरेंट पार्ट कंट्री के, डिफरेंट कंट्री या कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट्स आते थे और एक जगह इकट्ठे होकर वो एजुकेशन लेते थे, उसको बोलते थे आश्रम। जैसे संत एक उसमें ग्रुप के अंदर इकट्ठा होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के पार्ट से आते हैं और वहाँ पर बैठकर इकट्ठे वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं आश्रम। विद्यापीठ जो है जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शिक्षा, या इसको स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं। इसके बाद मठ, जो शैव जिनको बोला जाता था, या वैष्णव जो होते हैं, उनकी जो कंबाइंड जो रिलीजियस जो एक्टिविटी होती थी या एजुकेशन होती थी उसको बोला जाता था मठ। इस मठ के अंदर बैठकर शैव और वैष्णव, सिर्फ ये 2 कैटेगरी ही वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती थी, उनको मठ बोला जाता था। तो ये था वहाँ के टीचर्स के बारे में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर कुछ और एंशियंट पीरियड के अंदर ही अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात की करें, जैसा कि हमने अभी बताया भी था कि पोस्ट गुप्त पीरियड के अंदर, हर्ष काल के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिसमें से मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट है आपका तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, थर्ड है वेलभी, फोर्थ है मिथिला यूनिवर्सिटी। तो अगर तक्षशिला की बात करें तो ये थी गांधार के अंदर, जो कि आज के टाइम पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर है। अगर नालंदा की बात करें हम तो ये थी बिहार के अंदर, राजगृह के अंदर। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। लाइब्रेरीज, वहाँ पर 3 लाइब्रेरीज होती थी, जिसमें से पहली का नाम था रत्न सागर लाइब्रेरी, दूसरी का नाम था रत्ना देवी, और तीसरी का नाम था रत्ना यंजक। दोस्तों राइटिंग के ऊपर मत जाना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। आप कमेंट में इसको मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी इसके अवेलेबल करवा दूंगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थे कुछ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ तक तो था दोस्तों एंशिएंट पीरियड जो एजुकेशन का था। उसके बाद में हम आते हैं मॉडर्न के। अब बात करते हैं मॉडर्न की। जैसा कि बोला था कि मॉडर्न भी 2 तरीके का था, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले की एजुकेशन, और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की। तो अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बताऊंगा, सन बताऊंगा कि कब कब क्या क्या हुआ था। तो देखिए 1781 के अंदर फर्स्ट मदरसा कलकत्ता के अंदर बना था, मदरसा
जो मुस्लिम लोग को फॉलो करता था। उसके बाद में 1791 में संस्कृत कॉलेज ओपन हुआ बनारस के अंदर, वाराणसी। इसके बाद में 1817 के अंदर कलकत्ता में ही कॉलेज ओपन हुआ, जिसको 2010 के अंदर, इसी कॉलेज को 2010 के अंदर वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से इसको नाम दिया गया, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। इसके बाद में 1857, एक बार 54 में और देखिए, 54 के अंदर आया था मैग्ना कार्टा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या था कि जो हमारी एजुकेशन थी 1854 से पहले की, जो भी हमारे स्कूल्स थे प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, उसमें इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया। इसको बोला गया मैग्ना कार्टा, इंग्लिश को कंपलसरी किया गया। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ और आई, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इसको आप बीएमसी के नाम से याद रख सकते हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ तक। इसके बाद 1920 के अंदर, यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं, 1920 के अंदर सेंट्रल CABE, याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन लागू किया गया, जिसके अंदर जो शिक्षा प्रणाली है वो 10+2+3 के ग्रेड में लाई गई, जिसको 1923 में कैंसिल कर दिया और इसको फिर से लागू किया गया 1935 के अंदर। तो ये दोस्तों, ये जो भी पॉइंट है ये आप नोट डाउन करते हुए चले, इनमें से क्वेश्चन आपका 100% बनना ही बनना है और बनता भी है। तो यहाँ तक था आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस की, एक नया पेज ले लेते हैं। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा 1948 के अंदर आर राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर, ये क्या थे, चेयरमैन थे, इनॉग्रेशन हुआ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का 1948 के अंदर क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, जिसको UEC के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है, और वो क्या है, कुछ एंट्रीज़ हैं। एक तो 64 एंट्री, 65 एंट्री, 66 और एक आप 63 भी कर सकते हैं। 63 एंट्रीज। 63 में तो क्या है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरी हैं, वो कहाँ पर थी, 63 के अंदर। IIT जो कॉलेजेस हैं वो उनकी एंट्रीज पूछी जाती है, 64 है। अगर प्रोफेशनल और वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं तो वो कहाँ है, एंट्री नंबर 65 में, प्रोफेशनल और वोकेशनल। अगर हायर एजुकेशन की बात करें, जो अभी हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, वो उसकी एंट्री क्या है, 66। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट JRF में ये पूछी जाती है और ये आपके सेट में भी आती है। तो आप इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, 63, 64, 65 एंड 66। इसके बाद में कुछ ईयर्स और याद रखने आपको। ये जो क्या थी हमारी UEC थी, इसको 1953 के अंदर, 1954 में फिर इसको मेंशन कर दिया गया। 1953 में इसको UGC इनॉग्रेट कर दिया गया। इस UGC को ही UGC के अंदर ला दिया गया 1954 के अंदर। 1956 में इसी UGC को स्टैचू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैधानिक रूप दे दिया गया, स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इसको कंस्टिट्यूट कर दिया गया। उसके बाद में 1976 आप याद रख सकते हैं, इस UGC को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट था, ये पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है और ये आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी
इंपॉर्टेंट है। तो 1976 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को ही कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उसके अंदर इसको डाल दिया गया 1976 के अंदर। एंड वन लास्ट, जिसके लिए अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1992 को आप याद रखिएगा कि इसी ईयर के अंदर नेट, जेआरएफ एंड सेट को लागू किया गया था। तो ये था हमारा यहाँ तक का जो मॉडर्न और जो एजुकेशन सिस्टम की बात हमने अभी तक यहाँ पर की। अगर यहाँ पर एक कुछ कमिटीज की बात भी करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए टोटल 967 यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि डिवाइड होती है 4 फेसेस के अंदर, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर टोटल संख्या की बात करें हम, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं ये टोटल 54, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें 418, डीम टू यूनिवर्सिटी की बात करें 125 एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 370। टोटल ये 967 यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया के अंदर है। ये डाटा है आपका 2021 तक का। इसके बाद में जो इनोग्रेशन हुई है वो डाटा अलग होगा। तो 2021 तक की आपकी ये टोटल कुल संख्या है। तो इनके रिगार्डिंग कुछ कमेटी आई थी, जिन कमेटीज़ में से कुछ 2-4 आपको याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आई थी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसका नाम था गनाम कमेटी। 1993 की ये कमेटी थी, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन की बात की इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी की। इसी के साथ में आप एक और कमेटी याद रखेंगे, यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी ने रेफर किया था कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज कर देना चाहिए, मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज बंद कर देनी चाहिए और इन्हीं को कन्वर्ट कर देना चाहिए फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के अंदर में। इसके बाद में एक आपको कमेटी याद रखनी है, शर्मा कमेटी, जिनका पूरा नाम था MM शर्मा। MM शर्मा जो कमेटी थी, इन्होंने क्या किया था, इनकी कमेटी के बाद में इन्होंने रिकमेंड किया था कि हर साल UGC जो स्कॉलर्स हैं या साइंस को इंक्रीज करने के लिए, साइंस स्कॉलर्स को इंक्रीज करने के लिए 500 करोड़ का बजट पास आउट करेगी, उनके ऊपर खर्चा करेगी। तो कुछ ये 1, 2, 3 ये कमेटी आपको याद रखनी चाहिए। गनाम कमेटी, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी को रेफर किया गया। यशपाल कमेटी ने बोला कि इनको बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद में MM शर्मा, जिन्होंने 500 करोड़ के बजट की रिकमेंडेशन दी थी। अब इसके बाद एक और एजुकेशन पॉलिसी 1992 के बाद में अगर बात करें तो जस्ट ए सेकेंड, एक आपको याद रखना है कोठारी कमीशन। दोस्तों ये कोठारी कमीशन क्या था कि आर्टिकल 45 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। हालांकि ये जो 45 है ये किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पर इसको रखा गया है। तो वहाँ पर बात की गई है फ्री एजुकेशन की, तो उसके यहाँ पर इस कोठारी कमीशन को याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में इन्होंने एक प्रेफरेंस और दी थी, 3 लैंग्वेज सिस्टम यहीं से लागू हुआ था। 3
लैंग्वेजेस सिस्टम। ये 3 लैंग्वेजेस सिस्टम क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और जो हमारा नॉर्थ का अगर एरिया की बात करें तो नॉर्थ के अंदर कोई भी अन्य एक साउथ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक साउथ लैंग्वेज, जैसे अभी आपने सुना हो नवोदय विद्यालय हैं कई जगह, या केंद्रीय विद्यालय भी हैं। तो इन केंद्रीय विद्यालयों में जो एजुकेशन जो सिस्टम चलता है वो 3 लैंग्वेजेस का सिस्टम होता है कि हिंदी, अगर नॉर्थ की बात करें तो हिंदी इंग्लिश उनके लिए रहेगी और एक लैंग्वेज उनको चूज करनी पड़ती है साउथ रीजन की एक लैंग्वेज। अगर बात करें हम साउथ साइड की तो साउथ साइड में एक लैंग्वेज उनकी साउथ की होगी जो भी उनकी मदर टंग लैंग्वेज है, एक इंग्लिश होती है और एक लैंग्वेज वो हिंदी को रखते हैं वहाँ पर। तो ये 3 लैंग्वेज सिस्टम भी कहाँ से आया था, ये कोठारी कमीशन के बाद से ही शुरू हुआ है। फिर आती है हमारा मेन, जो अभी हाल ही में एक नई पॉलिसी आई है जिसको हम जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मीन्स NEP के नाम से, जो आई है 2020 में। ये इसमें चेयरपर्सन थे जो इसके, इस पॉलिसी के, वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसमें क्या किया गया, MHRD जो डिपार्टमेंट था उसको चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो 10+2 का जो सिस्टम था हमारा, उसको 5+3+3+4 के वेरिएंट में इसको डिवाइड कर दिया गया कि अब हमारी जो पॉलिसी होगी वो 10+2 की नहीं रहेगी, वो रहेगी 5। जो 5 ईयर है ये रहेगा 3 to 8 ईयर तक के बच्चों के लिए। जो 3 ईयर एजुकेशन है ये रहेगी 8 to 11 ईयर के बच्चों के लिए। जो 3 की है वो रहेगी 11 से 14 साल की, और जो 4 है ये रहेगी 14 से 18 साल के बच्चों तक के लिए। इसमें जो एग्जाम पैटर्न 10th और 12th का वो भी ईजी कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। वोकेशनल, अगर क्या नाम है, जो 5th ग्रेड तक की जो एजुकेशन होगी, 5th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन होगी, उसमें जो लैंग्वेज होगी वो मदर टंग रहेगी बच्चे की, कि जो मदर टंग है उसी में उसको एजुकेशन दी जाएगी और अन्य कोई लैंग्वेज उसके ऊपर फोर्स नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये था। और एक चीज़ और, इसमें हम जो MPhil की जो डिग्री होती थी उसको इसमें रिजेक्ट कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब MPhil मान्य नहीं होगी। ये इसका मेन प्रोस्पेक्टिव है 2020 की जो हमारी NEP की पॉलिसी है। इसके बाद में बस अभी 5 से 7 मिनट और हमारा हायर एजुकेशन कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर फिनिश होने वाला है। तो 5 से 7 मिनट की और एक बार वेट कीजिए। देखिए अभी हमने एजुकेशन की बात की, तो अभी